अगला, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? जब किसी तत्व का तुल्यांकी भार हो और उसकी संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही परमाणु भार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वह सभी लोग जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य आएगा। मैं ये नहीं कहता यही प्रश्न आए, आपका परमाणु क्रमांक बदल सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन ये आपका जो टॉपिक नहीं बदल सकता है। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक ट्रिक बताऊंगा, 19 हो जाएगी। देखिए, ट्रिक यह है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान की संख्या बटे माइनस परमाणु क्रमांक। तो 36 माइनस 17 कर दीजिए, 19 आ जाएगा। बड़ी देखें क्या करना है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में क्या करना है? परमाणु क्रमांक को माइनस कर देना। अगला प्रश्न देखिएगा, द्रव्यमान संख्या किसका योग कहला जाता है? केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हो जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके योग हो जाता है? तो द्रव्यमान जो संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग कहला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिए। इनमें से अधिकतम द्रव्यमान जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? वो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। कितना होता है? 1.00867। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 0.000549। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.00728। और हाइड्रोजन का 1.00783। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 783 हो रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन का इतना हो रहा है 1.00867। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता जो है उच्चतम होती है या अधिक होती है? किस प्रकार के कोयले में होती है? तो जो पीट कोयला होता है, पीट प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता जो है अधिक होती है। परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। तो परमाणु संयंत्रों को जो बंद किया जाना है और इस बंद करने में जो उपयोग की जाने वाली छड़ें होती हैं वह किससे बनी होती है? तो वह आपके दोस्तों कैडमियम से बनी होती है, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं। कैडमियम को किससे डिनोट करते हैं? CD से डिनोट करते हैं। और ये CD के छड़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात कैडमियम का छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में क्वाइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है। क्यों ले जाता है भैया? एक नाभिक संयंत्र जो होता है उसमें ताप स्थानांतरक में क्वाइल के आकार में एक पाइप होती है, उस पाइप को अंदर पानी ले जाता है। अंदर पानी इसलिए जाता है क्योंकि ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियंस कहलाते हैं। न्यूक्लियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियंस कहलाते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन तत्व भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। सजीव पदार्थ में संयोजन में लगभग कितने तत्व होते हैं? तो हमारे संयोजन में टोटल हमारे बॉडी में 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 60 से लेकर 62% तक होती है दोस्तों। कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 3% होता है।
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसे हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो हम आहार, जो भोजन होता है उसमें जो लवण होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो आहार में लवण का जो उपयोग होता है सभी लोग जानते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में होता है। और लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद जो कलियां होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? क्यों माना जाता है? एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया? आप सभी जानते हैं क्यों माना जाता है। क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है। जो अनिवार्य एमिनो एसिड अनिवार्य होता है, जो कि भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए एनिमल प्रोटीन्स को जो है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरा होता है। और इन अमीनो अम्लों का निर्माण किससे होता है? जंतु शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, डाइसेस्ट या मल्टेस? सभी बताइए, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? सभी कमेंट कीजिए। तो लाल चने में दोस्तों हम बात करेंगे डाइस्टेस की बात करेंगे। लाल चने को अरहर, तूर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहन फसल कहलाती है। तो लाल चना को किस नाम से जाना जाता है? अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाल चना। एंजाइम किसके होते हैं? सूक्ष्म जीव के, प्रोटीन के, कार्बनिक यौगिक के या फफूंद के होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी बताइएगा प्रेम पूर्वक। तो एंजाइम जो होते हैं किससे बने होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन के बने होते हैं भैया। ये जियो तो कह रहा है आज बिल्कुल मैसेज छोड़ के रहूंगा। जियो दन दनादन आपने सुना होगा ऐड, लेकिन ये इसी प्रकार दंदना प्रकार से मैसेज भी कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक हटा देना है, केवल हमें फोकस करना है प्रश्नों को कि एंजाइम किसके बने होते हैं। एंजाइम दोस्तों सभी लोग जानते हैं प्रमुख रूप जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में 10⁻10 गुणा बढ़ाकर कर रहता है। एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, जो 10⁻10 में रासायनिक अभिक्रिया में जो है 10⁻10 गुणा बढ़ा सकता है। और एंजाइम की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, एंजाइम की जब चर्चा हो गई है तो ये भी प्रश्न होना चाहिए, एंजाइम की खोज किसने की? एंजाइम की खोज कोहेने ने की। किसने की है? कोहेने ने, जर्मन वैज्ञानिक कोहेने ने की है एंजाइम की खोज। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, विटामिन या प्रोटीन? सभी बताइएगा प्रेम पूर्वक। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? सभी मित्र कमेंट कीजिएगा, सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु अपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। प्रेम पूर्वक कमेंट आ चुका है। लार किसके पाचन में जो है मदद करती है? तो लार जो होती है वह आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं कि मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो ये त्वचा से शोषण करते हैं मेढक और केचुआ, लेकिन इनके दोनों में त्वचा, इन जीवों में त्वचा में क्या होता है जिससे शोषण करते हैं? वह होता है आर्द्र एवं श्लेष्मी होता है। मेढक केचुए की त्वचा अधिक क्या होती? ग्रंथिमय होती है, इसी के कारण काफी चिकनी होती है। और इनकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मी, जिसे हम नम या बराबर कहते हैं, इनमें त्वची श्वसन होता है। तो आर्द्र एवं श्लेष्मी की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसे भी बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि आहार नाल या पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। जैसे ही आप भोजन करते हैं, पेट के जैसे गले के अंदर जाता है, यानी पाचन नली में जब जाता है, निगला गया जो भोजन होता है नीचे की ओर गति करता है।
ठीक है, ये गति जो करता है इसका कारण और रीजन बताना है आपको। तो कारण रीजन यह है दोस्तों कि ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां क्या है, संकुचन करती हैं। ग्रास नली या ग्रसिका की जो भित्ति होती है वह क्या करती है, पेशियों को संकुचन करती है, इसलिए प्रेशर से जल्दी नीचे जाता है भोजन। दो जीवों सबसे अच्छे मित्र हैं, दो जीव जो हैं जो सबसे अच्छे मित्र कह सकते हैं और साथ साथ रहते भी हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों की इस प्रकार के उपलब्ध को क्या कहेंगे? तो जब दो जीव मित्र भी हैं, साथ साथ रह भी रहे हैं और इनमें एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है, प्रदान करता है, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे हम सहजीवन की बात करेंगे। जब दोनों अच्छे मित्र हैं, साथ रह रहे हैं, तो यहीं से हमारा जिक्र हो, साथ रह रहे हैं मतलब सहजीवन की बात करेंगे। इनके संबंध को, इन जीवों को, इस संबंध के प्रकार को सहजीवन की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है वह बताना है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कूट वाले भी ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सही क्रम जो दिया गया है हमारा, सी ऑप्शन देखिएगा, सही क्रम यहाँ पे दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, पहले 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। तो 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो गड्ढे की तली में रेत की परत को बिछाकर ढक दीजिए, कचरे को ढक्कन में डालिए और गड्ढे के चूहे को डालिए और गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रख कर ढकिए। पहले क्या करना है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक देना है, कचरे को गड्ढे में डालना है। अब एक गड्ढे में केचुए को डाल दीजिए, फिर गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से उसे ढककर रख दीजिए। कह सकते हैं इजली प्रश्न है, सभी से बनते हैं, लेकिन एग्जाम में ही प्रश्न आ जाए भैया, बहुत दबाव के कारण ये भी प्रश्न गलती हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, आप भी ये चीजें फील कर रहे हैं। दोस्तों विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो हमें पहले ये समझना है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विषय सब्जेक्ट है क्या चीज दोस्तों? यह वह चीज है जो ये केवल क्या करते हैं, विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज जो होते हैं ये केवल विशिष्ट आवासों में पाए जाते हैं और इसकी उपस्थिति हर स्थान पर नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि विशिष्ट शब्द लगा हुआ है तो हर स्थिति में तो नहीं हो सकती, ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? सभी लोग बताइएगा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल इनमें से कौन सा हो जाएगा? अब हो जाता पेट्रोलियम और जल। ध्यान दीजिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की डेट में देखा जाए, जो घटता हुआ है, शुद्ध जल और पेट्रोलियम। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? लिटमस सबसे आएगा, किसको कौन परिवर्तित करता है, ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्रश्न आएगा। तो जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे, नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा, वह जलीय विलयन कौन सा कहलाएगा? वह कहला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, या दोस्तों SO2, क्योंकि यह एक रंगहीन और दम घुटने वाली गंधयुक्त गैस है, हवा में भारी विषैली गैस कहलाती है। इसका जो जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, जलीय घोल, जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, रंग जो है लाल कर देता है, वह आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गुणों में सही वर्णन करता है? देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालेंगे तो गैस तो उत्पन्न होगी ही। जब गैस उत्पन्न होगी तो आप ये भी जानते हैं, जब गैस उत्पन्न हो जाएगी
वह रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या, कौन सी ध्वनि? पाप ध्वनि जो है उत्पन्न करती है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH की बात कर रहे हैं। इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। जब हम NaOH को ताज़ा जलीय विलयन में एल्युमिनियम को पन्नी डालेंगे तो उसके साथ प्रतिक्रिया रंगहीन गंधहीन जो गैस बनेगी वह H2 बनेगी। तो जो जलीय माचिस की तीली नज़दीकी लाने पर पप ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी ध्वनि की बात करेंगे। तो सही वर्णन आपका डी ऑप्शन है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि फसली पौधे पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन करना है। यानी खरपतवार से प्रश्न आया है। अब नीचे आपके अध्ययन करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, खरपतवार जो होता है कटाई से बाधा उत्पन्न करते हैं। कटाई में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करेंगे। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित भी करते हैं। ये फसली पादपों में जल, पोषक स्थान, प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो ये भी बातें बिल्कुल सही दी गई हैं। क्योंकि जब बाधा उत्पन्न करते हैं, स्पर्धा करते हैं, तो मुख्य फसल का जो बाढ़ होता है, वृद्धि होता है, वह अवरुद्ध होती है, रुक जाती है। यानी कि मुख्य फसल का विकास रुक जाएगा और कटाई में बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, सभी किसान से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय बताइए। जी हाँ, खरीफ और रबी फसलें, जायद की फसलें, फसल से एक प्रश्न आएगा। तो खरीफ की फसलें दो भी आ सकते हैं, कोई ये टॉपिक नहीं है। किसी दिन किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, किसी दिन कम आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कोई निश्चित नहीं किस टॉपिक से 2 ही नंबर का आएगा। तो खरीफ फसलों का समुच्चय यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वह आपका खरीफ फसल मतलब मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन, जो जून जुलाई में बोया जाता हो, वही तो है। मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन, ये हमारी खरीफ की फसल कहलाती है। जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। ठंड में धूप की जरूरत होती है, यानी रबी की फसल। अगला है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, यानी अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो। देखिए, जब हम किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा, जब किसी बिंब का हमें विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा, तो हम किसे यूज में लाएंगे? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की बात करेंगे। अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि इससे बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक होगा। यदि वस्तु की स्थिति अच्छी है या अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो जाते हैं। अब बढ़िया प्रश्न आया हुआ है, बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यक्रम प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यक्रमों को नीचे दर्शाई सारणी में लिख दिया। ओडोमीटर जो होता है, ये समय और किलोमीटर यहाँ पे उसने लिख दिया। बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल पूछा जा रहा है। अब देखिए, पहला जो अंतराल देखिएगा 8 बजे से लेके 8:10 AM, यानी कि इन दोनों का अंतराल भी देखेंगे तो इन दोनों का अंतराल 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है, मतलब 6 गुणे 1000 कर देंगे। इसके बटे टोटल 10 हैं, 10 रीडिंग है, बटे 60 कर देंगे, बराबर वैल्यू निकाल दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 10, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसी प्रकार दूसरे अंतराल का भी निकाल सकते हैं। दूसरे अंतराल का भी आपका यही आ जाएगा। दूसरे अंतराल का कितना निकल के आएगा, सभी लोग बताइए। सेम टू सेम यही करना है, केवल क्या करना है, दूसरे अंतराल में इसको और इसको माइनस करना है। 78,768 को 78,758 में माइनस करना है। बड़ी संख्या से छोटी में करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना। और वही फार्मूला लगा देना है, 10 गुणे 1000 10/60 तो 100/60 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार तीसरे अंतराल में कर लीजिए। तीसरे अंतराल का वही आ जाएगा, 12 निकल के आ रहा है, तो 12 गुणे 1000 कर लेंगे बटे 10 गुणे 60 कर लेंगे, बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को सारे नोट कर लेना है। जब सारे नोट कर लेंगे, सभी को प्लस कर दीजिए और भाग कर दीजिए इकट्ठा, तो आपका टोटल कितना निकल के आ जाएगा, औसत चाल आपकी 15 निकल के आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता हो। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के जैविक अवयवों का निरूपण करता हो। वह कहला जाता है कीट, मेढक, मछली, जलीय और पादप। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, वह कहा जाता है संख्या निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कितने रूप से मिलकर संयुक्त कार्य करती हैं। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं, तो वह कहला जाता है वर्तिकाक, अंडाशय एवं अवर्तिका। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, इन चरणों में सही क्रम कौन सा नहीं है। देखिए, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद डालिए, जब परख नली को हिलाना है, बिल्कुल सही दिया गया है। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए, ये गलत है, पाउडर पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। सही चरण पहला क्या होता है, सही चरण आपको बताना है, नीचे ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। मतलब पहले हमें क्या करेंगे, पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पाउडर पेस्ट बनाएंगे, ये काम पहले करना है, ठीक है। इसके बाद खाद्य पदार्थ के कुछ भाग को परख नली में लेना है, 10 बूंद डालना है, परख नली को हिलाना है। हिलाने के बाद क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ के जो होगा उसमें 2 बूंद, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाएंगे। तीसरे में क्या करना है, 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाना है। इसके बाद परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को डालना है और भली भांति हिलाना है। चाहे कूटनीक वाला हमारा जो दिया गया है 2143, क्या आ जाएगा 2143। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में कक्षा कच्ची प्रश्नों के तकनीकी का किसके लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में कक्षा कच्ची प्रश्नों की तकनीक की बात करेंगे तो समस्या समाधान कौशलों को विकास करने में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्दर्शन पाठ देने के लिए कहा गया, लेकिन भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो ये जो उपागम किया गया, ये प्रकरण जो पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है, यानी प्रकरण को पढ़ाने की बात करेंगे तो प्रकरण को जब पढ़ाने की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, वह आता है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करें। हस्तपरक मतलब हाथ से किया हुआ कार्य, स्वयं।
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण के उचित अध्ययन के अभ्यास में सबसे प्रभावी तरीका हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना ही होता है। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं को अवसर उपलब्ध कराना। पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र में जहाँ भी अवसर हो, समझ लीजिए जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जा रहा हो, अच्छी बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। थर्मामीटर के प्रयोग को पहले और बाद में गर्म पानी से धोना सबसे बड़ा। पहले थर्मामीटर का प्रयोग कीजिए, गर्म पानी से धोलिए और बाद में गर्म पानी से धुलकर रख दीजिए। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी के पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया भैया? उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दैनिक जीवन से संबंधित जो व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं, लेकिन उन्हें हल नहीं किया गया है। क्यों हल नहीं किया गया है ये आप लोग जानते हैं कि क्यों नहीं हल किया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अपने माध्यम से, अपने विचार से, अपनी तकनीकी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को जो है प्रदर्शित नहीं करती? देखिए, इसमें से वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता जो प्रदर्शित करती है उसकी पहले हम बात करेंगे। वह प्रमाण मांगना, तर्क संगत या व्यापक सोच, लेकिन पक्षपाती राय ये आपका कदई नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है। तो क्या मांग है? इनकी मांग यह है दोस्तों कि उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। क्या है? उसे जो है शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। उच्च विज्ञान शिक्षण को जो है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, रचनावादी उपागम का अनुकरण करना चाहिए। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना होता है, प्रक्रम कौशल अर्जित करना होता है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना होता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं तकनीकी कौशल अर्जित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने पर जांच पड़ताल की जाए, प्रक्रम कौशल का विकास किया जाए, वैज्ञानिक साक्षरता प्रदान की जाए, लेकिन तकनीकी कौशल अर्जित करना आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। तो इनमें से केवल जो है अदिश राशि को चुनना है। तो सभी लोग जानते हैं जिन राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल आपके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी? अदिश राशि हो जाएगी। समय, चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, ये सारे आपके अदिश राशियां हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा रखी जाती है। तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर जो रखी जाती है वह किसके द्वारा रखी जाती है? तो वह दोस्तों गुरुत्वीय बलों का योगदान इसमें होता है, गुरुत्व द्वारा रखी जाती है।
इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय के 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है तो वायु में ध्वनि की गति होगी, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। देखिए, यदि 125 मीटर गहरा कुआं है और एक पत्थर गिराने पर उस पानी में छपाक की ध्वनि आती है और गिराने समय के 5.4 सेकंड बाद सुनाई देती है, यानी आवाज बाद में आती है, तो वायु में ध्वनि की गति बताना है। तो मान लेना है पत्थर पानी में टी समय पश्चात टकराता है। कितने समय? टी समय पश्चात टकराता है। तो H बराबर UT प्लस 1/GT², ये हमारा फार्मूला होता है। तो H हमारा 125 दिया गया है, गहरा कुआं, ऊंचाई कितनी दी गई? 125 बराबर UT का मान 0 है, 1/2, G का मान 10 ऑलरेडी दिया गया है, तो गुणे यहाँ पे 10 कर लेंगे और गुणे T² कर लेंगे। यहाँ पे T की वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी। ठीक है, तो T² बराबर क्या हो जाएगा? T² यहीं से T² बराबर हो जाएगा 125 गुणे 2/10, अर्थात इसको करेंगे तो 25 बराबर 25 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 से काटते हैं 5 आएगा, 5 से 125 को काटिए, कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, 55 25, तो T² बराबर कितना आ रहा है हमारा? T² बराबर 25 आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? T की वैल्यू हमारी 5 सेकंड निकल के आ गई। अब आपका ध्वनि का वेग यहाँ पे आपको समझने में पता चल जाएगा। 5.4 ये दिया गया है, 5.4 माइनस 5 कर दीजिए तो 0.4 सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 125 है और समय 0.4 सेकंड लग रहा है, यानी कितना आ गया? 312.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होगा? 25 मीटर, 17 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाएगा। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि है वह 25 सेंटीमीटर होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। रफ पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि साइंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 60 गुणे 10 की घाते 3, अर्थात 3600 गुणे 10 की घाते 3, अर्थात 36 गुणे 10 की घाते 5। ये 2 जीरो को यहाँ पे हम घात में कर देंगे, तो 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल आ जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि पहिए में बाल बेरिंग का काम क्या होता है? घर्षण को बढ़ाना होता है, गतिज घर्षण के बेलन घर्षण में बदलना होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है, मात्र सुविधा के लिए होता है। तो पहिए में बाल बेरिंग का जो कार्य होता है वह किसका होता है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना होता है। बाल बेरिंग अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार रोलिंग एलिमेंट्स होता है, जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। और बाल बेरिंग कौन सा होता है? सर्पी घर्षण को लोठनी घर्षण में बदल देता है। जो बाल बेरिंग होता है वह सर्पिल जो घर्षण होता है उसको किस में बदल देता है? लोटनी घर्षण में बदल देता है। अगला, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? सभी बताइएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट कहला जाती है वह ओम कहला जाती है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रा मोह है, मोह के नाम से जाना जाता है, ना कि ओम। किसकी बात करेंगे? मोह की बात करेंगे। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी ध्यानपूर्वक समझना है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ठीक है, इसको देखिए, मोह को जो है आपका सीमेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमेंस। अगर सीमेंस शब्द आए तो सीमेंस को भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी?
मैक्सवेल ने, डीजल ने, माइकल फैराडे ने या वोल्ट ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की बात की जाती है, तब आपका माइकल फैराडे का नाम आता है। उन्होंने ज्ञात किया कि जब किसी परिनालिका के समूह किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यह कहा जा सकता है कि परिनालिका और चुंबक की सापेक्ष गति से परिनालिका में विद्युत धारा का प्रेरण होता है। इंडक्शन की बात करेंगे, माइकल फैराडे इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप अर्थात समस्थानिक में बदल जाता है? तो यूरेनियम जो है जिस तत्व के स्थायी आइसोटोप या समस्थानिक में बदल जाता है वह आपका कौन सा कहलाता है? कहलाता है दोस्तों सीसा। रेडियम फास्फोरस 32, इसका प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है आपके यूरेनियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम के समस्थानिक की बात करेंगे। तो यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है इसके फलस्वरूप लेड, सीसा क्या बोला जाता है? अगर लेड ऑप्शन दिया गया है तो ये भी आपको समझ लेना है, लेड इज द राइट आंसर। इसे हम पीवी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 82 है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि चर्म रोग के उपचार में किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वह आपका दोस्तों रेडियो फास्फोरस 32। क्या होता है? रेडियो फास्फोरस 32 की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, C70H35CONA1 है, क्या है? यह साबुन है, अपमार्जक है, रबड़ है या रेयान है? तो शायद आप लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्या हो जाता है? साबुन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है दोस्तों? साबुन का फार्मूला हो जाता है। ये भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। यह एल्केन का समान सूत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है, तो यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 30, 15, 11 या 14। तो नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार अगर 30 दिया गया है तो यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो वह हो जाएगी 15। क्यों हो जाएगी? देखिए, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है NO14+16। अब N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? देखिए, वह धातु जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी वह आपकी कहला जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाता है। कैसे? Mg+H2SO4 = MgSO4+H2 क्या करती है? H2 गैस बना देती है। अगला है, एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम होता है, सभी बताइएगा। अम्बल, स्पेडिक्स, कैपिटुलम या कैटकिन की बात करेंगे। एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम इसमें से कौन सा होता है? तो वह कहलाता है कैपिटुलम। जब पुष्प का मुख्य अक्ष या आशय चपटा होता है, यानी पुष्पाक्ष जो चपटा होता है, तो पुष्पक क्या होता है? अतिवृंती आशय पर इकट्ठे लगा होता है। इसको पुष्पक जो होता है इसको जो है दो प्रकार से, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर की ओर होता है जिसे हम
रश्मि पुष्पक बड़े तथा केंद्र में बिंब पुष्पक होता है। संपूर्ण पुष्पक्रम एक अकेले पुष्प की भांति दिखाई देता है। तो पुष्पक्रम जो मुंडक या कैपिटुलम कहलाता है। ठीक है, तो का जो पुष्पक्रम होता है कैपिटुलम की बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपूर्ण संपूर्ण की जीवन काल में चिरलग्न रहता है? सभी बताइएगा। वह कहला जाएगा हिबिस्कस। चिरलग्न प्रकार के अनुपर्ण पत्ती के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, जैसे हिबिस्कस। हिबिस्कस को क्या बोला जाता है? गुड़हल। अब आपको पता चल गया होगा। तो गुड़हल के पत्तियों में अनुपूर्ण संपूर्ण जीवन काल में जो है चिरलग्न रहता है, तो गुड़हल को ही हिबिस्कस बोला जाता है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? सभी जानते हैं, मीठी शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। यह मुख्यतः फलों और शहद में पाई जाती है। अगला, एक बार दिल से सभी को इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी टीटी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए? तो फसल चक्रण किसान द्वारा जिसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए वह कहलाता है भूमि उर्वरता हेतु। कि अनाज के बाद दलहन तिलहन, उसके बाद चारा फसल, उसके बाद परती भूमि रखना। ठीक है, इससे क्या होता है, इस विधि से मृदा का संगठन क्या है, सुरक्षित रहता है, मृदा की उर्वरता इसमें बनी रहती है। तो भूमि उर्वरता की बात करते हैं। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है। डिस्काइड, कपकेकार, गुहीकार या जलिकावत की बात करते हैं। तो उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं जो संरचना कहला जाती है वह आपकी कौन सी कहला जाती है? वह कहला जाती है डिस्कॉइड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और हरित लवक जो होता है स्थायी या अस्थायी रूप में स्टार्च का जो है संचय करता है। ये भी चीजें हैं। अगला है कि किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है? प्याज के पौधों में, आलू, खीरा या गेहूं के पौधे में। देखिए दोस्तों, संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, संयुक्त स्पाइक जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह आपके गेहूं में पाया जाता है, क्योंकि संयुक्त स्पाइक को स्पाइकलेट का स्पाइक अवृंत या संवृंत बोला जाता है। और इसमें छोटे छोटे आपके स्पाइक होते हैं जिसमें कभी कभी अनेक जो है केवल एक पुष्प ही रह जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम गेहूं, जौ, जई में पाया जाता है। तो गेहूं और जौ, ठीक है, स्पाइक पुष्पक्रम। जब पुष्प के विभिन्न भाग या अंग के एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प कहलाता है। आपका हेटेरीमीरस, आइसोमीरस, परिजायांगी या उपरिजायांगी। तो आप सभी लोग जानते हैं जब पुष्प के विभिन्न भाग, अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है उस पुष्प को क्या बोला जाता है? उस पुष्प को आइसोमीरस बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस SO4 Ca1/2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड होता है। अगला जो प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ जो है पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा? तो पानी से भरा गिलास अगर बर्फ का टुकड़ा तैरेगा और सारी बर्फ अगर पिघल जाएगी तो जल का जो तल होगा वह आपका अपवर्तित रहेगा। क्योंकि पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बर्फ अगर पिघलेगा तो उसका आयतन घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वायु में CO2 की कितनी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद ठीक है CO2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन लगभग 21 है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है जो 0.03% की बात की जाती है, यानी पहले ऑप्शन की बात करेंगे। और इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का कितना होता है 0.93% आर्गन का होता है, लेकिन CO2 का 0.03% होता है। तो इन सभी गैसों से एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन से एक प्रश्न रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वसा में घुलनशील एडक आपने पढ़ा होगा, ADEAK, ये एडक वसा में घुलनशील है। और विटामिन BC ये आपके पानी में घुलनशील है। तो एडक अर्थात विटामिन A, ADEAK ये वसा में घुलनशील। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन A का? विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी या संक्रमण रोग जैसे उत्पन्न होते हैं। अगला, शरीर के किस अंग में विटामिन A की अधिकता एकत्र होती है? तो शरीर के आपके यकृत अंग में। जी हाँ दोस्तों, शरीर के यकृत लीवर में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन A उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? देखिए विटामिन B6 ये B और C ये जल में घुलनशील है, बाकी जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। तो विटामिन A यह हमारा वसा में घुलनशील है, इसलिए जल में घुलनशील कौन सा नहीं है? विटामिन A नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण साधन कौन सा होगा? पेडागोजी का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण साधन, सभी लोग बताइए। भ्रमण की बात करते हैं। शैक्षिक जो भ्रमण होता है सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण का साधन होता है। इसमें छात्र मनोरंजन के साथ ज्ञान को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करना भी सीखते हैं। अनुसंधान या खोजविधि के जन्मदाता कौन है? तो ये हम क्लास में भी कर चुके हैं यह प्रश्न। तो अनुसंधान और खोजविधि के जन्मदाता की बात करते हैं तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति का उदय करना है। यह विधि बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी का स्टैंड, हथौड़ी द्वारा इनमें से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण बनाया जा सकता है? किसके? ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी स्टैंड, हथौड़ी, इनमें से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण जो है बनाया जा सकता है? और वह कहलाता है दोस्तों आपका सरल कमानीदार तुला। जी हाँ दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? सरल कमानीदार तुला की बात करेंगे। इसमें टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी स्टैंड, हथौड़ी, सरल कमानी तुला जिसे हम निर्मित वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, इस पर बनाया जा सकता है। तो सरल कमानी तुला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या होगा? बेहतरीन, लाजवाब कह सकते हैं। जी हाँ, टीटी एग्जाम का बेहतरीन साइंस का प्रश्न मैं इसे कह सकता हूँ। तो वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या हो जाएगा? उसका मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सभी गैसें इस पर शून्य आयतन घेरेंगी। और सभी लोग जानते हैं चार्ल्स का नियम। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर चार्ल्स का नियम है कि परम शून्य अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु सभी वास्तविक गैसें जो हैं इस ताप तक पहुंचने के पहले द्रवित हो जाती हैं। तो गैस की बात करें तो आयतन अगर गैसों का शून्य होना है तो -273 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। दोस्तों, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, किस में उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक या ध्वनि की चाल से कम। तो पराध्वनिक जो विमान होते हैं वह आपके ध्वनि की चाल से अधिक विमान उड़ते हैं। ठीक है, विमान जो है ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। आपके
पराध्वनिक विमान की चाल जो है, ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, इससे पराध्वनिक विमान की उड़ान जो है अधिक होती है, स्पीड होती है। तो ध्वनि की चाल से अधिक की बात करेंगे। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा चालकता के मान जो क्रमशः होंगे वह कहा जाता है निम्न तथा उच्च होंगे। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोच्च पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा चालकता के मान क्या होंगे, विशिष्ट ऊष्मा जो है निम्न होगी और चालकता उच्च होगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पे प्रेम पूर्वक कमेंट कीजिएगा, प्रेम पूर्वक फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस प्रकार से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पे अधिकतम दूरी तय करे। तो अगर 36 से देखें तो वह आपका लगभग 45 डिग्री। जब क्रिकेट में IPL चल रहा है, सिक्स मारते हैं तो देखते होंगे 45 डिग्री जाता है लगभग, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो फिर दूरी नहीं जाता, बाउंड्री के अंदर कैच हो जाएगा। तो वह लगभग अगर जो बैट से निकलती अगर 45 डिग्री से निकलेगी तो फिर वो बाउंड्री के बाहर जाती है। तो अधिकतम दूरी जाकर गिरना है तो उसे जो है 36 जो है 45 डिग्री कोण से जो है गेंद को मारा जाए तो वह आपका अधिकतम दूरी पर जाके गिरेगी। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, लेकिन साइंस में बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। लिफ्ट में एक लड़के का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है जब लिफ्ट क्या है, जा रही होती है। मतलब एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से जो अधिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही होती है। अगला जो प्रश्न है कि वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है। वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर जो उपस्थित होते हैं वह आपका क्या कहला जाता है, वह आपका पूर्ण फूल कहला जाता है। पूर्ण फूल वह होता है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर हो, और पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं पूछा जाए तो पुंकेसर में आपके परागकण पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। क्या वह गेहूं है, चना है, मक्का है, आलू है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बना दे वह फसल आपका चना है। ठीक है, ट्रेनों में लिखते होंगे ना, ले चना ले चना ले चना बोलते हैं ना। तो चना सबसे ज़्यादा यहाँ पे पौष्टिक माना जाता है, और अगर घोड़े को देखते हैं अगर मजबूत बनाना है तो उसको चना दिया जाता है। और अक्सर हम भी देखे गांव में, गांव से रिलेटेड हैं, गांव से हुए हैं तो गांव से जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं बचपन में हम भी जब स्कूल टाइम में जाते थे दौड़ने या मॉर्निंग में, तो वहाँ पे सुबह जो है चना भींच कर खाते थे, थोड़ा सा नमक डाल के, काला नमक और भी, तो सुबह चना का ही भोजन हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीज पत्री है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मक्का होता है वह एक बीज पत्री कहलाता है, और जो आपके सेम है, चना है, गन्ना है, ये द्विबीजपत्री होंगे, लेकिन मक्का क्या होता है, एक बीज पत्री कहलाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है भैया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आज से निकलती है। किसका प्रमुख स्रोत इसका क्या है, रेफ्रिजरेटर, यानी कि AC वगैरह हो गए। ठीक है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर मतलब आपका फ्रिज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए, गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यह गलत है। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज है, बिल्कुल सही बात है। कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान है, यह भी सही है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, यह भी सही बात।